Good morning, students. Today our topic is means relationship within society and culture. Means संस्कृति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है. What is the influence of culture on society? This is our topic. तो फर्स्ट है संस्कृति, जो समाज का भिन्न भाग होती है. बिना संस्कृति के हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. तो संस्कृति, जो किसी भी समाज की कोई ना कोई संस्कृति होती है जो समाज की रूपरेखा को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. तो किस तरह संस्कृति समाज पर प्रभाव डालती है वो हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. हम ये जानते हैं कि संस्कृति का किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और व्यक्ति जो है समाज का भाग होता है. तो अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होगा तो समाज का भी व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है. साथ ही कोई भी अभौतिक तत्वों जैसे प्रथाओं, कस्टम्स, रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान आदि को ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के भाग हो जाते हैं. मीन्स यदि कोई व्यक्ति किसी कस्टम से, ट्रेडिशन से, मीन्स प्रथाएं से, रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, कला आदि जो अभौतिक संस्कृति है उससे जुड़ा है, मीन्स वो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग हो गए. मीन्स वो उसके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भाग हो गए. तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कृति द्वारा हुआ है और वो व्यक्ति उस समाज का एक भाग है. इसलिए संस्कृति समाज के व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे मीन्स पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लोगों के व्यक्तित्व कुछ मामलों में अलग अलग हैं. उनका जो थिंकिंग है, वैल्यूज़ है, जीने का ढंग है, कुछ मामलों में पाश्चात्य देशों की और मीन्स हमारे भारतीय सभ्यता की, भारतीय समाज की अलग है. तो संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण काम करता है. सेकेंड आवर टॉपिक है समाजीकरण को दिशा निर्देश देता है. मीन्स हाउ इट मीन्स इन्फ्लुएंस कैसे करता है समाजीकरण को, मीन्स सोशलाइजेशन को कैसे प्रभावित करता है ये संस्कृति. तो हम जान रहे हैं कि व्यक्ति जब समाज में जन्म लेता है और सामाजिक गुणों को सीखता है जिसके कारण उसका समाजीकरण होता है, तो समाजीकरण के द्वारा उसकी कुछ आदतें बन जाती हैं. तो वो आदतें उसकी संस्कृति के अनुरूप होती हैं. तो संस्कृति के अनुरूप जो आदतें बन जाती हैं तो वो सामाजिक भावना को सीखने के क्रम में जो संस्कृति के गुणों को सीखता है और जो उसके जीवन का अंग बन जाता है. तो इस तरह व्यक्ति का समाजीकरण होता है. तो ये समाजीकरण भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य अदा करता है. इस प्रकार संस्कृति का सोशलाइजेशन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है. जैसे एक उदाहरण समाजीकरण जो होता है सामाजिक भावना को सीखना. जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में छोटे का बड़े के सामने सिगरेट, शराब पीना खराब माना जाता है. ये अनसोशलाइज्ड बिहेवियर माना जाता है. जबकि कुछ पश्चिमी देशों में इसे खराब नहीं माना जाता है. तो ये वहाँ का समाजीकरण के अनुसार वो जी रहे हैं, ये यहाँ के समाजीकरण के द्वारा जी रहे हैं. तो यहाँ पे इसी तरह समाजीकरण की ये भावना होती है कि जिस तरह देश की या जिस समाज की जैसी संस्कृति होगी उस अनुसार व्यक्ति का समाजीकरण होता है. थर्ड आवर टॉपिक इज कल्चर इज अ डिटर्मिनेटर ऑफ द मीन्स मोरालिटी. मीन्स ये नैतिकता का कैसे निर्धारक है. मीन्स ये नैतिकता का भी निर्धारण करता है. जैसे प्रत्येक समाज की अपने अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, सामाजिक प्रतिमान होते हैं और उसके अनुसार ही उचित या अनुचित ठहराया जाता है. और जैसे कहा गया है कि सिगरेट, शराब पीना भारतीय संस्कृति के अनुसार अनुचित है, जबकि कुछ पाश्चात्य देशों की संस्कृति के अनुसार बड़े के सामने ये पीना अनुचित नहीं है. तो ये जो नैतिकता है यही संस्कृति निर्धारण करती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या वहाँ का मोरल वैल्यू होना चाहिए, क्या मोरल मीन्स वहाँ पर नैतिकता होनी चाहिए. ये संस्कृति ही निर्धारण करती है. आवर फोर्थ टॉपिक इज वैल्यूज़ एंड आदर्श का निर्धारण करती है. मीन्स मूल्य और आदर्श का, मीन्स वैल्यूज़ एंड आइडियल जो डिटरमाइन करती है ये भी संस्कृति ही किसी समाज का करती है.
जैसे किस समाज के कैसे मूल्य हैं, कैसे आदर्श हैं, जो यहाँ पे संस्कृति ही निर्धारण करती है। जैसे एंशिएंट टाइम से ही हुआ है कि गुरु शिष्य के बीच में जो डिसिप्लिन की परंपरा है, ये संस्कृति निर्धारण करती है। और अभी भी जो गुरु और शिष्य के बीच में जो प्यार का, अपनत्व का या फिर डिसिप्लिन का, जो अनुशासन का की जो भावना है, मूल आदर्श है, ये संस्कृति के द्वारा ही होता है। नहीं तो गुरु शिष्य अगर मूल आदर्श नहीं होंगे तो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो जाएगा, एक आदर्श और सम्मान का और प्यार का नहीं हो पाएगा। तो संस्कृति ही निर्धारण करती है कि कैसे, किस समाज की कैसे संस्कृति होनी चाहिए, कैसे मूल्य होने चाहिए, कैसा आदर्श होना चाहिए। आवर फिफ्थ पॉइंट इज संस्कृति समस्याओं का समाधान करती है। मीन्स इट सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम मीन्स कल्चर कैसे समस्याओं का समाधान करती है। जब किसी समाज के व्यक्ति के सामने अचानक कोई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो उनके ट्रेडिशन से जुड़े हैं, जो उनके मूल्यों से जुड़े हैं, जो पारिवारिक, स्कूल आदि सामाजिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो उसका निदान वो अपने सांस्कृतिक विरासत के अनुसार ही करना चाहता है। जब परिवार के दो सदस्यों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती, अनबन हो जाती है, तो वो कोर्ट कचहरी का सहारा नहीं लेता है, बल्कि आपस की भावनाओं को समझ के मीन्स क्या किस गलत है, सही है, उसको कल्चर के अनुसार ही समझने की कोशिश करता है। या समुदाय के सदस्यों के बीच में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो संस्कृति की जो विरासत होती है, संस्कृति जो कहता है, उसी को समझ के वो लोग आपस में समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो कल्चर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इज व्यवहारों में एकरूपता लाती है। मीन्स ये कैसे लाते, बिहेवियर में यूनिफॉर्मिटी कैसे लाती है। तो कल्चर ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर। कैसे, ये तुम जान रहे हैं, समाज का प्रत्येक सदस्य जो होता है संस्कृति के अनुसार जीता है, संस्कृति के अनुसार कार्य करता है, संस्कृति के अनुसार व्यवहार होता है। और एक समाज में रहने वाले सदस्य, एक संस्कृति को मानने वाले जो सदस्य हैं, उनके व्यवहारों में एकरूपता होती है। मीन्स अगर जैसे भारतीय समाज में ऐसा नहीं है कि कहीं बड़े छोटे का पैर छूते हैं, छोटे और बड़े का पैर छूता है, ऐसा तो नहीं होता है, बल्कि सभी छोटे ही बड़े का पैर छूते हैं। ये व्यवहार में एकरूपता है। जैसे माता पिता बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अब बच्चे माता पिता की बातों को मानते हैं। ये ऐसा तो नहीं होता है कि छोटे बच्चे माता पिता की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और माता पिता छोटे बच्चों की बात मान रहे हैं। मीन्स व्यवहार में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर। मीन्स जैसा कल्चर होगा वैसी यूनिफॉर्मिटी होगी, वैसा व्यक्ति होंगे। तो कल्चर हमारे समाज के सभी सदस्यों के व्यवहारों में ही एकरूपता लाती है। इसे हम गुरु शिष्य संबंध के अनुसार भी समझ सकते हैं कि जिस समाज में जैसी संस्कृति होगी वैसे ही लगभग सभी सदस्यों का व्यवहार होगा। इस तरह उनके सभी सदस्यों के व्यवहारों में एकरूपता होगी उस समाज के संस्कृति के अकॉर्डिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। मीन्स इट फुलफिल्स द ह्यूमन नीड्स। हाउ कल्चर फुलफिल्स द ह्यूमन नीड्स। मीन्स हम जान रहे हैं कि भौतिक संस्कृति के अनुसार जो व्यक्ति की सोच होते हैं, थिंकिंग, बिहेवियर या फिर ज़रूरतें, उनको पूरा करने के लिए भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो नेचुरल है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति दोनों ही संस्कृति का भाग होती है। तो साथ ही बौद्धिक संस्कृति भौतिक का भाग होती है। तो ये जो भौतिक, अभौतिक और बौद्धिक संस्कृति है, ये जो है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन है। जिस समाज की जैसी ज़रूरतें होती हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग वैसी वस्तुओं का निर्माण करके अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। तो कल्चर फुलफिल्स द ह्यूमन नीड्स आल्सो। नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृति का आर्थिक संरचना पर प्रभाव। मीन्स इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पर संस्कृति का कैसा प्रभाव पड़ता है। तो हमें जान रहे हैं जिस देश की जैसी संस्कृति होगी वहाँ का वैसा ही इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होगा। इसको हम एंशिएंट पीरियड से इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एंशिएंट पीरियड में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ भारत आर्थिक रूप से संपन्न देश था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो पाश्चात्य देशों में हुई, तो वहाँ के लोग उद्योगों की वस्तुएं बनाने लगे। औद्योगिक वस्तुओं को भारत के बाज़ारों में या अन्य बाज़ारों में बेचने लगे जहाँ पर औद्योगिक आविष्कार नहीं हुए थे। तो ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर यहाँ के संस्कृति पर आके डायरेक्ट इफेक्ट किया। मीन्स
हाथ की बनी वस्तुएं अगर महंगी हो रही हैं, मशीन की बनी वस्तुएं यदि सस्ती हो रही हैं, तो लोग सस्ती वस्तुओं खरीदना ज़्यादा पसंद करने लगे। तो यहाँ पे जो एक सस्ती वस्तुओं खरीदना जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत हुआ, अन्य फैक्टर भी हैं जिसके कारण भारत के पाश्चात्य देशों में गुलाम हुआ, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर इकोनॉमिकल रीजन वाज ऑल्सो, जिसके कारण पहले जो भारत सोने की चिड़िया था, मीन्स यहाँ की वस्तुओं की मांग दूर दूर के देशों तक थी। ये तो हम जान रहे गुलामी के कारण भी भारत सोने की चिड़िया से हट गया, लेकिन जो भारत की जो आर्थिक संपन्नता थी ये प्रफुल्ल अवस्था में थी, और इसको हटने का कारण यहाँ जो ब्रिटिश शासन था वो भी कारण ये जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये इसको अभी अलग कर दें तो हम ये भी मान सकते हैं कि या पहले जो जिस ट्रेडिशनल रूप से जो वस्तुएं बनती थी तो उस अनुसार संस्कृति थी, लोग वैसी वस्तुएं खरीदते थे। पर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक वस्तुएं बनने लगी, तो उसके अनुसार वहाँ की वैसी संस्कृति विकसित हो गई। अब लोग हाथ की बनी वस्तुओं की अपेक्षा मशीनी वस्तुएं खरीदने लगे, तो वहाँ के लोगों का आर्थिक विकास जल्दी हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आर्थिक साधन भी संस्कृति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं, और संस्कृति का आर्थिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। संस्कृति का आर्थिक संरचना पर कैसे प्रभाव पड़ता है? तो जिस देश की जैसे संस्कृति होती है वैसे ही इकोनॉमिक्स गुड्स का निर्माण करते हैं जो बिके, आगे बढ़े और साथ ही उनको प्रॉफिट हो। तो संस्कृति, जिस देश की जैसी संस्कृति होगी वैसे ही इकोनॉमिक गुड्स का भी निर्माण किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तहत ही वैसी वस्तुओं का निर्माण होने लगा, वैसी वस्तुओं को उन देशों में बेचा जाने लगा जिस देश की जैसी संस्कृति थी। तो संस्कृति का आर्थिक संरचना पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज राजनीति पर पड़ा प्रभाव, मीन्स इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। राजनीति पर कैसे प्रभाव है? हमारे देश का राजनीतिक ढांचा जो है हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्षता है, मीन्स हम समाज सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म की सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री के अनुसार हम जनता की भावना को सम्मान दिया जाता है। तो समझ रहे हैं कि संस्कृति का किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब यहाँ आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी गई थी तो यहाँ पे लोगों की भावना, जनता की भावना को समझा गया था, जनता की संस्कृति को समझा गया था। इसलिए आज़ादी के बाद जो राजनीतिक संरचना बनी, यहाँ पे जो भारत जो डेमोक्रेटिक कंट्री बना, फिर साथ ही यहाँ पे जो सेकुलरिज्म आया, तो ये यहाँ की संस्कृति को समझ के ही किया गया, क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों का, विभिन्न वर्गों का, विभिन्न जातियों का देश है, जहाँ सबकी संस्कृति का, सबकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है। तो किसी देश की राजनीतिक संरचना पर भी संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन पॉलिसी पर, विदेश नीति पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। विदेश नीति पर संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ता है? तो जैसे हम जानते हैं कि पहले हमारी जो नीति थी दूसरों पर आक्रमण नहीं करने की, ये हमारी संस्कृति है कि हम कभी किसी और देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये हमारी एंसेंट काल से हमारी संस्कृति रही है। अपने देश की रक्षा करेंगे पर हम जाके दूसरे देश को अपना गुलाम नहीं बनाएंगे। ये हम प्राचीन काल से हमारी भारत की सांस्कृतिक विरासत रही है। अभी भी हमारी यही सांस्कृतिक विरासत रही है कि हम पे जो कोई आक्रमण करेगा हम नहीं सहेंगे, लेकिन हम किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो हमारी जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, ये संस्कृति पर आधारित होती है। तो हमारे देश का समाज जो है, हमारे देश का समाज पर हमारे देश की संस्कृति का भी जो प्राचीन काल से चली आ रही है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है कि हम ना गुलाम बनेंगे ना हम गुलाम बनाएंगे। थैंक यू।